मेरे पिताजी जिंदगी भर एक ही चीज़ मांगते रह गए और जब भी जाते थे अपने माथे का पगड़ी उतार करके उनके पैरों में रखते थे और यही रिक्वेस्ट करते थे कि सर मेरा बेटा पढ़ता है, मेरा मड़ई का घर है और बरसात में इसकी किताबें भीग जाती हैं, कम से कम आप लोग एक इंदिरा आवास दे दीजिएगा तो मेरा बेटा का किताब नहीं भीगे। मेरा संबंध आपके साथ है और आपका संबंध मेरे साथ है। आप मेरी सच्चाई को जानते हैं, मेरे साथ रहे हैं, मैं वही पैदा हुआ हूँ, उसी मिट्टी में मैं जन्मा हूँ। मैं या मेरे पिताजी या मेरे हम 3 भाई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़ दीजिए इस केस के बारे में। अगर मुझे कोई बता दे कि मनोज कुमार कहीं एक खिली खैनी भी खाया है कभी, किसी के सामने कोई आ करके बता दे तो मैं पॉलिटिक्स से इस्तीफा ले लूँगा। तो हम लोग एक दिन खाना खा रहे थे तो मेरे छोटे भाई का वाइफ बोली पूनम कि भैया आज हम लोगों ने 33,000 लोगों को समीक्षा करके कॉलोनी देने का काम किया। मेरे भाई साहब ने भी बोले कि आज हम लोगों ने 2200 लोगों को कॉलोनी देने का काम किया। तो मैं भी वहाँ था। तो मैं उन लोगों को याद दिलाया कि आप लोगों को पता होना चाहिए, वही उसी बाप के हम लोग बेटे हैं जिसने एक पूरा बेटी हैं जिसने एक कॉलोनी के लिए, एक इंदिरा आवास के लिए पूरा जिंदगी तड़पते रहे, नहीं लोगों ने दिया। आज उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका मजदूरी और उनका कहने का मतलब एक समर्पण, आज हम लोग 33,000, मैं भी अभी मैं सांसद बना तो मेरे पीरियड में भी मैं देख रहा हूँ कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जा रहा है। बहुत सारे लोगों को कल्याण करने का मैं काम को दिलाने का काम करूँगा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं गरीब बाप, मैं अनाथ बाप का बेटा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़, हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं मनोज कुमार जी, जो कि सांसद हैं सासाराम से कांग्रेस के। आज हम उनसे बात करेंगे उनके राजनीतिक सफर के बारे में। आपका स्वागत है आपकी आवाज़ में मनोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को, और जो लोग भी मेरे आवाज़ों को सुनेंगे, मेरे कहानी को सुनेंगे, उनको भी मेरे तरफ से बहुत सादर नमस्कार। और आप सभी लोगों को, मीडिया के जितने भी आपके टीम्स हैं जी, मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मनोज जी, हम बात करेंगे आप ऐसी सीट से, सुरक्षित सीट से जहाँ पे SC ST के भावल है। हम बात करेंगे कि पिछड़ी सबसे सुरक्षित सीट है, इसके मेन मुद्दे क्या हैं आपकी लोकसभा के? देखिए, हमारे लोकसभा में, चूँकि हमारा लोकसभा जो है वो सासाराम पार्लियामेंट सुरक्षित है जी, और वहाँ बहुत बड़े तादाद में SC ST के लोग पाए जाते हैं। जिस समाज से मैं आता हूँ, चमार जाति, उस जाति का नाम है। SC में जो सब कास्ट है उसका नाम चमार है। तो उस जाति से मैं आता हूँ। बड़े नंबर 1 वहाँ वोटर्स हैं हम लोग और बड़े तादाद में हैं। तो ये एक पहचान हुआ। दूसरा पहचान ये है कि हमारे बाबू जगजीवन राम जी जो हमारे महापुरुष थे, उनकी वो धरती रही है आजीवन। जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन भी वो सांसद थे। तो उस धरती से मुझे सांसद बनने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। कहने का मतलब वो जो पार्लियामेंट है वो शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं के शेरशाह सूरी, आप आइएगा तो वहाँ बड़ा बड़ा मकबरा है, शेरशाह सूरी का धरती कहा जाता है। वहाँ जो हमारा पार्लियामेंट है ना, विचित्र पार्लियामेंट है। कैमूर पहाड़ी है, जो कैमूर पहाड़ी ओल्डर देन हिमालय हैं, तो उस पर बहुत सारे कुंड हैं, झरने हैं, बहुत सारे तीर्थस्थल हैं। गुप्ता धाम का फाटी है, गुफा है, माता मुंडेश्वरी जी का, उस पर बहुत सारा मंदिर हैं, मस्जिद है, बहुत सारा। कहने का मतलब हमारा जो पार्लियामेंट है वो विचित्र और ऐतिहासिक पार्लियामेंट है। सर, वहाँ के मुद्दे क्या हैं लोकल? जैसे हर जगह के लोकसभा के अलग अलग मुद्दे होते हैं, वहाँ के मेन मुद्दे क्या हैं? जैसे बताया जाता है वहाँ का एजुकेशन, हेल्थ का बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी की सबसे बड़ी मुद्दा है। शिक्षा से ज़्यादा जरूरी है वहाँ के लिए पानी। इस पर हम लोगों ने बहुत पढ़ा था, ऐसा क्या कारण है सर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी यदि किसी व्यक्ति को छोटा सा बीमारी हो जाए, सही बात है, वहाँ पर स्वास्थ्य जो है वो बड़ी मुद्दा है जी। आज़ादी से लेके आज तक यदि आप उस पार्लियामेंट में जाइएगा तो कुछ लाखों लोग पहाड़ के ऊपर रहते हैं और बहुत सारे लोग मैदानी क्षेत्र में नीचे रहते हैं, लेकिन वहाँ एक बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य का। यदि छोटा सा बीमारी हो जाए तो हमें जाना पड़ता है बनारस, नहीं तो फिर हमें PMCH से पटना जाना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग जो हैं, क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंट है वो सुरक्षित पार्लियामेंट है। सुरक्षित का मतलब ही है कि वहाँ SC ST ज़्यादा रहते हैं, तो उनके पास में कहने का मतलब इतनी वहाँ गरीबी है कि उसके कारण जब डॉक्टर जब जैसे लिखता है कि आपको बनारस जाना है, रेफर करता है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की दशा तो आप देख ही रहे हैं।
और जितना जल्दी आता है लोग तो सबसे जल्दी डॉक्टर लोग जो सरकारी हॉस्पिटल में वो लोग जितना जल्दी चाहते हैं कि रेफ़र करो BHU बनारस भेजो या PMCH पटना भेजो। लेकिन होता क्या है, सच्चाई ये है जैसे रेफ़र होते हैं लोग बनारस के लिए और पटना के लिए, छोटा सा रोग हो जाए तो लोगों का दिल टूट जाता है, खासतौर पर गरीब लोगों को, क्योंकि खाने के लिए ही नहीं है तो पैसा कैसे जाएंगे बनारस, कैसे जाएंगे पटना, कैसे लोगों को, कहने का मतलब उनको एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि आखिर अपने परिवार को, अब ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि परिवार के एक भाग है, जब तक सांस है तब तक आस है, वो तो उठा नहीं रखेंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, तो उसकी जितनी ताकत होती है वो लगाता है। लेकिन अंततः होता क्या है, मैं अपनी आंखों से देखा है, दूसरे को छोड़ दीजिए, मेरे पिता, हम 3 भाई हैं, हमारी एक हमसे बड़ी बहन थी और जबकि हम पैदा नहीं हुए थे तो उस समय हमारे पिताजी चूँकि पहाड़ के तराई भाग में रहते थे, एक छोटा सा गांव है तराव, खरेंदा पंचायत में और रामपुर प्रखंड है, भभुआ विधानसभा है, कैमूर जिला में। तो मेरे पिताजी मेरे बहन को लेके आ रहे थे, रास्ता में बुखार लगा था और चूँकि हॉस्पिटल की दूरी ज़्यादा थी मेरे गांव से और हॉस्पिटल की दूरी लगभग मान लीजिए कि 20-18 किलोमीटर था। तो वहाँ आना था मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी पैदल ही आ रहे थे मेरे बहन को लेकर के, और रास्ता में मेरी बहन बुखार लगा हुआ था, मेरी बहन दम तोड़ दी। तो ऐसे हज़ारों लोग हैं। आज भी अधौरा एक पहाड़ी है जहाँ पर आदिवासी SC ST लोग रहते हैं। आज भी वो जब उनको बीमारी हो जाता है तो नीचे उतरते हैं, वो दवा करने के लिए जब वो आते हैं तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, और ऐसे हजारों लोग हर साल मर जाते हैं। तो जो स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है हमारे क्षेत्र में। अभी आपने लोकसभा में भी आवाज़ उठाई थी इसके लिए, तो उसका क्या रहा सर? देखिए, हम तो आपको बताना चाहते हैं, चूँकि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग, मैं कांग्रेस का सांसद हूँ और विपक्ष में हैं हम लोग, तो विपक्ष की कितनी सुनी जाती है ये तो आप मीडिया वाले भाई बंधु बढ़िया से जानते हैं। क्या उम्मीद है सर, आपने तो सांसद, देखिए हमने तो अपनी सवाल रखा और हम उम्मीद भी करते हैं, आदरणीय माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से भी मैं उम्मीद रखता हूँ, आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर साहब हैं उनसे भी मैं उम्मीद रखता हूँ, स्पीकर साहब से भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है वो SC ST क्षेत्र है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल हो जाने से हज़ारों लोग जो हर साल दवा के अभाव में दम तोड़ देते हैं, गरीब लोग की मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु नहीं होगी, बच जाएंगे। तो मेरा तो अपील है, मैंने सदन में भी बोला है लेकिन अभी तक कोई उस पर उत्तर नहीं आया, ठोस कोई कदम नहीं उठाया गया है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बड़ी चुनौती है जी, एक बड़ी चुनौती शिक्षा को भी लेकर के है। शिक्षा आज भी हमारे क्षेत्र में जब आइएगा, एक बड़ा जनसंख्या है, लगभग 20 लाख के करीब तो वोटर्स ही हो गए हैं हमारे क्षेत्र में, तो अगर पूरा जनसंख्या देखिएगा तो 25 से 30 लाख है, तो उतना जनसंख्या के लिए एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी नहीं होने के अभाव में आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा SC ST क्षेत्र है तो वहाँ बहुत सारे लोग, इवन 80 to 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास में खाने के लिए पैसा नहीं है, तो अपने बच्चों को बाहर कैसे भेजेंगे? सर, आपका मुख्यमंत्री तो पढ़ा लिखा इंजीनियर बताया जाता है। नहीं, ये तो बात सही है, ये तो बात सही है कि हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन है, हम भी लाइक उनको करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, देखिए वो पढ़े हैं, एजुकेटेड हैं, इसलिए अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बातों को लेकर के कि आज तक हमारा जो पार्लियामेंट है वो अपेक्षित रहा और किसी का नज़र नहीं पड़ा, किसी का नज़र नहीं पड़ा। वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए था, उसका अभाव में मैं आपको बताना चाहता हूँ आज भी 80 to 90% ऐसे लोग हैं जो कि एबल नहीं है अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा के लिए बाहर भेजने के लिए, उसका अभाव में वही ये मैट्रिक आइए इंटरमीडिएट करके वो वहीं रह जाते हैं, घर में ही रह जाते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि थोड़ा सा शिक्षा के ऊपर में यदि हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, अगर ये लोग थोड़ा सा पहल करें तो यदि अच्छा यूनिवर्सिटी हो जाए तो बहुत सारे बच्चे जो कि आप ये भी जानते होंगे कि बच्चे जो बाहर में पढ़ते हैं वो बहुत सारे, मैंने देखा कोटा में बहुत सारे बच्चा लोगों ने सुसाइड कर लिया जी। तो कहने का मतलब आए दिन बिहार के नाम पर जब हम जाते हैं पढ़ने तो कहने का मतलब वो हमारी बच्चों का डेथ भी हो जाता है बाहर में। तो इन सारे चीज़ों से हमें निवारण मिल सकता है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि मिलियंस लोग जो गरीब लोग रहते हैं उनको एक आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि बाबा साहब, चूँकि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब को मानते हैं, संविधान पर हमारी आस्था है, हम विश्वास रखते हैं। तो संविधान में बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले अगर कोई काम करना है तो हमें शिक्षा को ग्रहण करना है, चाहे वो नमक रोटी खाना हो, हमें गरीब कितना भी हम गरीब हैं उस
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गरीब हैं लेकिन हमें क्या करना है, शिक्षा हम प्रदान करना है। अगर मेरी कहानी आप जानिएगा तो मैं गरीब परिवार से, मैं चमार जाति से आता हूँ। और चमार जाति कहने का मतलब एससी में और बिहार में एक अलग नाम मिला, हमें महादलित कहा गया। तो हम लोग गरीब परिवार से हम आए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परिवार, हमारे पिताजी जब बहुत छोटे थे, मुझे तो उस बातों का याद नहीं कि जब हमारे पिताजी 3-4 साल के थे तो हमारे दादा दादी दुनिया में नहीं रहे, पहाड़ के तराई में हमारे पिताजी रहते थे। तो उनकी डेथ हो गई, दादा दादी की एक साथ ही डेथ हो गई। उसके बाद में हमारे पिताजी एज अ बेगर मीन्स बेगिंग, भीख मांगते थे। कभी कोई चावल देता था, कभी कोई रोटी देता था, कभी कोई वो भी नहीं देता था। तो उस प्रकार से अपने जीवन को उन्होंने परवरिश किया। और एक दिन तो ऐसा हो गया, मेरे पिताजी मुझसे बताते थे कि एक दिन ऐसा हो गया कि 3 दिन तक कोई कुछ खाना नहीं दिया। तो एक दिन उसी गांव के कोई चाचा थे, उनके चाचा मेरे पिताजी के, उन्होंने कहा कि बेटा इस गांव में तो हम सब लोग गरीब ही रहते हैं, तो गरीब लोग तुमको क्या खाना देगा। तो उन्होंने उठा करके एक कहने का मतलब बगल में एक गांव है, वहाँ पर लोगों ने ले गया, वहाँ रख दिया, परवरिश हुआ। मेरे पिताजी पढ़े, बड़े आगे बढ़े। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं 8 साल 7 साल 6 साल का हुआ करता था तो मेरे पिताजी बहुत बार मुखिया के पास जाते थे, बहुत बार बीडीओ के पास जाते थे, बहुत बार उन्होंने राशन वाले जो कोटा होते हैं उनके पास में गए और एक ही चीज़ कहते थे जा करके। जब भी जाते थे मैं देखा, मुझे लेके जाते थे ताकि लोगों को दया लगे और लोगों को देख करके मुझे ऐसा लगे कि नहीं ये गरीब आदमी है, इसको इंदिरा आवास देना चाहिए। मेरे पिताजी जिंदगी भर एक ही चीज़ मांगते रह गए और जब भी जाते थे अपने माथे का पगड़ी उतार करके उनके पैरों में रखते थे और यही रिक्वेस्ट करते थे कि सर मेरा बेटा पढ़ता है, मेरा मड़ई का घर है और बरसात में इसकी किताबें भीग जाती हैं, कम से कम आप लोग एक इंदिरा आवास दे दीजिएगा तो मेरा बेटा का किताब नहीं भीगेगा। ये नहीं कहते थे कि मेरे कपड़ा भीग जाता है, हम गरीब आदमी हैं, हम लोगों के देह पर पानी आता है, ये नहीं कहते थे। मैं शिक्षा का महत्व बता रहा हूँ आपको और जीता जागता मैं उदाहरण हूँ उसका। तो कहने का मतलब आजीवन मेरे पिताजी 2014 में दुनिया से चले गए, उनकी डेथ हो गई। लेकिन लोगों ने आजीवन उनको कॉलोनी नहीं दिया, आजीवन इंदिरा आवास उनको नहीं मिला। एक दिन मुखिया जी ने मेरे पिताजी को कहा था, आज भी मुझे याद है, वो 1995 ऐसा कुछ उस समय की कहानी थी। तो मेरे पिताजी को कहा था कि उससे भी पहले मेरे पिताजी को कहा था कि ए फलानवा सुने ने अनका परितोरा के कॉलोनी मिली। मैं देखा था पिताजी को, मेरे पिताजी को उस दिन बहुत बहुत खुशी मिली थी। जब हम लोग घर में, हम और हमारे पिताजी और हमारे भाई हम लोग खाना खा रहे थे तो शाम में हमारे माताजी ने पूछी कि जी आज बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं। तो मेरे पिताजी ने कहा कि हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुखिया जी ने कहा है कि हमको कॉलोनी इस बार मिल जाएगा, इंदिरा आवास मिल जाएगा और मेरा बेटा का जो किताब भीगता है वो बच जाएगा। मतलब किताब की चिंता अभी थी। तो मेरे पिताजी उस दिन, कहने का मतलब मैं देखा था बहुत अपने जीवन में जैसे हम लोग पैदा हुए थे उतना वो खुश नहीं होंगे जितना कि उस दिन वो खुश थे जब मुखिया जी ने कहा कि आपको कॉलोनी मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है उस बार भी लोगों ने लिस्ट से नाम काट दिया और जब लिस्ट से नाम काट दिया तो मेरे पिताजी बैठ करके खटिया पर रो रहे थे। मैं आया कहीं से तो मैं पूछा कहाँ रो रहे हैं, तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा लोगों ने इस बार भी मेरा नाम लिस्ट से काट दिया और लिस्ट से काट दिया। बेटा मेरे कंधे पर हाथ धर के, तो मैंने बोला कि लिस्ट से नाम कर दे तो रो कहाँ रहे हैं। उन्होंने कहा, फिर मेरे हाथों पर ये कंधे पर हाथ रख करके उन्होंने कहा कि बेटा अब तुझे पढ़ना होगा। तो मैं उनको बोला कि हम तो पढ़े जा ही रहे हैं। कौन सी क्लास की बात थी सर जब उस समय 3-4 में। अच्छा। मैंने बोला कि पिताजी मैं तो रोज़ जाता ही हूँ स्कूल में, मैं तो रोज़ जाता हूँ पढ़ने स्कूल में। तो मेरे पिताजी ने कहा कि ये 95 से पहले, 90 से पहले का बात है। अच्छा। ये 90 से पहले की कहानी है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा तुझे पढ़ना होगा और मैं एक संकल्प लिया हूँ कि बेटा अब मैं मुखिया और बीडीओ के पास नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगा। अब तुझे पढ़ना होगा, मेरा तस्वीर और मेरा तकदीर तू ही है, अब तुझे ही कुछ करना होगा। इस गरीब बाप का मैं तेरा बेटा, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूँ, मैं अनाथ हूँ, मेरे पास उतनी ताकत नहीं है कि मैं तेरे लिए मकान बना सकता हूँ, लेकिन बेटा एक चीज़ मैं तेरे लिए कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, आज भी मुझे याद है, उन्होंने कहा कि बेटा मैं 12 घंटा काम करता हूँ, ज़रूरत पड़े तो 24 घंटा काम करूँगा, लेकिन तुझे पढ़ना होगा। तो मेरे पिताजी ने एक संकल्प लिया और मैं अपने पिताजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने
उस गरीबी में मैं अपनी आंखों से देखा, नमक कभी कभी नमक चीनी भी नहीं होता था, नमक डाल करके पानी पी करके और जा करके वो मजदूरी करते थे। और उस गरीबी में उन्होंने मुझे पढ़ाने का काम किया, मुझे उस गरीबी में MRD का उपलब्धि दिलवाया, मास्टर रूलर ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा। खैर चूँकि उस पढ़ाई को मैं पूरा नहीं कर सका, चूँकि मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैं ग्रेजुएशन फाइनल किया। ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद मैं MRD का पढ़ाई पढ़ रहा था, तो मैं वो सफल नहीं कर सका। परीक्षा में लास्ट वाला दे दिया था। आज तक मुझे ये भी पता नहीं कि उस परीक्षा में मैं फेल हुआ, पास हुआ, वो मुझे सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, पता नहीं, उसके बारे में मैं पता भी नहीं करने गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम मजदूरी करके, भीख मांग करके, गरीबी में मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया। और मैं पहला व्यक्ति अपने पूरे जनरेशन में था, मैट्रिक पास किया, पूरे जनरेशन में था, इंटरमीडिएट पास किया, पूरे जनरेशन में था, ग्रेजुएशन पास किया। तो एक चीज़ और मैं पूरा करना चाहता हूँ अपनी कहानी जी। 2020 में मेरे छोटे भाई, हम 3 भाई हैं, छोटे भाई की वाइफ जो मेरी भवा हैं पूनम भारती, जो अभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन है, जिला परिषद की चेयरमैन है रोहतास जिला की। तो उन्होंने दिशा की बैठक चल रही थी, उसमें अश्विनी जी थे, वो मिल करके गरीब लोगों के कॉलोनी के लिए समीक्षा किया और 33,000 लोगों को कॉलोनी देने का काम किया लोगों ने। मेरे भाई साहब ब्लॉक प्रमुख बने, जो हमसे बड़े हैं, उन्होंने भी 2200 कॉलोनी देने का वीडियो के साथ बैठ करके काम किया। तो हम लोग एक दिन खाना खा रहे थे, तो मेरे छोटे भाई का वाइफ बोली पूनम कि भैया आज हम लोगों ने 33,000 लोगों को समीक्षा करके कॉलोनी देने का काम किया। मेरे भाई साहब ने भी बोले कि आज हम लोगों ने 2200 लोगों को कॉलोनी देने का काम किया। तो मैं भी वहाँ था, तो मैं उन लोगों को याद दिलाया कि आप लोगों को पता होना चाहिए, वही उसी बाप के हम लोग बेटे हैं, जिसने एक पूरा बेटी हैं, जिसने एक कॉलोनी के लिए, एक इंदिरा आवास के लिए पूरा जिंदगी तड़पते रहे, नहीं लोगों ने दिया। आज उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका मजदूरी और उनका कहने का मतलब एक समर्पण जी। आज हम लोग 33,000, मैं भी अभी मैं सांसद बना, तो मेरे पीरियड में भी मैं देख रहा हूँ कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जा रहा है, बहुत सारे लोगों को कल्याण करने का मैं काम को दिलाने का काम करूँगा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं गरीब बाप, मैं अनाथ बाप का बेटा हूँ, मैं अनाथ बाप का बेटा हूँ। ये सौभाग्य है, ये मेरे लिए गर्व है कि हमारे पिता ने मजदूरी करके, भीख मांग करके मुझे पढ़ाने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का जितना ही संघर्ष लंबा, उतना ही मज़ा आता है ज़िंदगी का। तो वो संघर्ष करके, जैसे लोहा आप देखें है ना, लोहा को डालिएगा आग में ना तो वो गर्म होता है, और गर्म होता है तो बहुत प्रकार का छेनी, हथौड़ी, टूल्स बनता है। तो वो वैसे हम लोग एकदम आग में गर्म होकर के हम लोग आए हैं यहाँ। और ऐसा नहीं कि हमारे बाप दादा परदादा बहुत सारे बड़े बैकग्राउंड था, मेरे पीछे बहुत बैनर था बड़ा, उसको लेकर के, पहचान को लेकर के मैं आगे बढ़ा, नहीं। मेरे पिताजी का पहचान तो एक अनाथ बाप का के रूप में था, वहाँ से मैं यहाँ आया। एक और चीज़ है सर, आपको अनाथ बाप का बेटा बताया जी। आप VIP सीट से इतने कम समय में टिकट कैसे ला पाए? मैं आपको बताऊं, इसके अंदर, इसके पीछे भी बड़ा अच्छा कहानी है। मैं तो बहन आदरणीय बहन मीरा कुमार जी के पास गया था उनको चुनाव लड़ाने के लिए कि बहन जी इस बार चुनाव आप लड़िए और हम लोग आपके साथ में खड़े हैं। मैं माननीय बहन मीरा कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी को, आदरणीय हमारे नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी को, माननीय सोनिया मैडम जी को, और आदरणीय माननीय प्रियंका मैडम जी को, जितने भी जो हाई लेवल कमेटी है कांग्रेस पार्टी में, सेंट्रल कमेटी, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मुझे अवसर दिया, जिस अवसर को बहुमूल्य समझ के मैं आगे ही नहीं बढ़ा, उस सीट को मैं जीत गया। कम समय था, उसके बावजूद भी मैं जीत गया। सर एक और चीज़ है, आपके ऊपर एक केस लगा था बीजेपी ने जब चुनाव के टाइम लगाया था, शोषण का, महिला शोषण का। उस केस का अब क्या है, क्या रहा, कैसे, क्यों, कारण क्या कारण था? मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, अगर आप मेरे क्षेत्र में आइएगा, ये कहावत है, प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। आप, मेरा संबंध आपके साथ है और आपका संबंध मेरे साथ है। आप मेरी सच्चाई को जानते हैं, मेरे साथ रहे हैं, मैं वही पैदा हुआ हूँ, उसी मिट्टी में मैं जन्मा हूँ। मैं या मेरे पिताजी या मेरे, हम 3 भाई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़ दीजिए इस केस के बारे में। अगर मुझे कोई बता दे कि मनोज कुमार कहीं एक खिली खैनी भी खाया है कभी, किसी के सामने कोई आ करके बता दे, तो मैं पॉलिटिक्स से इस्तीफा ले लूँगा। कोई देखा होगा तो केस का छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर बहुत, देखिए एक भाग होता है, चुनाव का एक भाग होता है, लेकिन मैं
मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, खासतौर पर बीजेपी के नेता लोगों ने मेरे ऊपर ये सब आरोप लगाए थे, बड़ी गंदे गंदे आरोप लगे थे चुनाव में। मैं भी देख रहा था, मैं रो रहा था। मैं पटना में था तो होटल बंद करके, कमरा बंद करके रो रहा था, और इन सारे चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो हाई लेवल था वो भी विचार करने में स्थिति कर रहा था कि भाई मैं इनको टिकट दिया जाए नहीं दिया जाए। तो जिस दिन ये चर्चा हो रहा था उस दिन मैं होटल में रूम बंद करके रो रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि आखिर इस प्रकार से मेरे नाम को क्यों उछाला जा रहा है, जबकि मेरे ऊपर आज तक एक भी केस नहीं है। आप पता कर लीजिए कैमूर जिला के किसी भी थाना में मेरे नाम पर कोई भी केस नहीं है। एक सोशल जस्टिस को लेकर के गरीब भाई को लोगों ने क्या किया था कि गोली मार के और पत्थर पटक के मार दिया था, तो उसको लेकर के मैं रोड पे खड़ा हुआ था कि इसको न्याय मिलना चाहिए। और ये जो चुनाव में लड़ा तो उसमें इलेक्शन कमीशन के द्वारा मालूम नहीं कहाँ से एक केस आ गया कि आपने उल्लंघन किया है आचार संहिता का, तो मैंने उसका सारा प्रमाण दे दिया कि मैंने कोई गलती नहीं किया है। बाकी अब तो कानून समझेगा, वो कानून मामला चल रहा है जी। कहने का मतलब न्यायालय, माननीय न्यायालय का वो अधीनस्थ है, वो चलेगा जो भी होगा। लेकिन हम ये आपको बताना चाहते हैं, मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि ये जो जब मैं ये सब आरोप लगाए जा रहे थे तो मैं पटना में था, तो मैं सोच रहा था कि इस प्रकार के आरोप मेरे ऊपर क्यों लगाए जा रहे हैं। तो मैं अपने से विचार किया कि सही बात है, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, मैं अनाथ बाप का बेटा। अगर मैं भी डीएम का बेटा होता, मैं भी किसी माफिया का बेटा होता, मैं भी किसी बड़े घराने से आता, तो ये जितने आरोप लगाने वाले थे नहीं लगाते, डरते। हमारे ऊपर आरोप इसीलिए लगाए गए कि मैं एक गरीब बाप का बेटा था, मैं एक अनाथ बाप का बेटा था। इनको ये मालूम था कि कुछ भी इस पर आरोप लगाओ, ये कुछ नहीं कर सकता, जो भी कहना है कह लो, क्योंकि गरीब है, मजबूर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता, सासाराम का जनता जो मेरे लिए भगवान है, जो एक गरीब बाप के बेटा को लोगों ने सदन में, लोकसभा जैसा सदन में, जहाँ से कहने का मतलब पूरा देश चलाया जाता है, उस सदन में भेजने का काम किया। मैं जीवन भर सासाराम पार्लियामेंट के जनता जो मेरे लिए भगवान है उसका मैं ऋणी रहूँगा कि लोगों ने सही लोगों का चुनाव करने का काम किया। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस दिन मैं टूट गया था। मैं सोच रहा था कि हम गरीबों के लिए पॉलिटिक्स नहीं है, खास तौर पर पार्लियामेंट जैसा चुनाव लड़ना हम लोग का, गरीबों लोगों का बस का चीज़ नहीं है। लोग एक चीज़ और कहते थे, लोगों ने बहुत सारा पैसा बिछाया, लेकिन हमारे गरीब भाई, बहुत सारे लोगों को लोग खरीदना चाहे, लेकिन हमारे गरीब भाई लोगों ने हमें अपना बेटा, अपना भाई समझ के लोगों ने आगे बढ़ा। 49 डिग्री 48 डिग्री घाम में, धूप में लोगों ने मेरे साथ चला। उनके मीटिंग में जितने लोग इकट्ठे होते थे वो हमारे आगे उतने लोग चलते थे। उन लोगों ने जिताया। सर एक और चीज़ बहुत आपने चुनाव के टाइम ये बात जरूर कही थी कि जो लोकसभा सासाराम से जीतता है उसी पार्टी की सरकार बनती है, पर ऐसा नहीं हुआ। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए सही बात है, इतिहास रहा है जी। अब ये इस बार नहीं हुआ, हो सकता है हो जाए, अभी तो 5 साल बाकी है ना। तो देखिए ये इतिहास रहा है कि जो लोग वहाँ से जीते हैं उसी का सरकार केंद्र में बनता है। इस बार नहीं हुआ, लेकिन अभी पीरियड चल रहा है, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इतिहास रहा है जी। 8 बार बाबू मतलब फिर सरकार है इंडिया गठबंधन की बनेगी। कुछ भी कह रहा हूँ, हो सकता है। कल क्या होगा कौन देखा? कुछ नहीं है सर, राजनीतिक में कल कोई नहीं देखा है ना जी। कल कौन देखा है? कल क्या होगा? कल कुछ भी हो सकता है जी सर। तो कहने का मतलब ये तो है ना, ये तो हुआ कि 400 पार जो था वो तो नहीं हुआ ना, 400 पार तो रुक गया। तो ये सब सारी बातें थी। सर एक और चीज़ है, आपने एक और चीज़ दे, आप एक गरीब बाप के बेटे, अनाथ बाप के बेटे थे, ये अलग बात है, ये तो है। ये आपका मेन मुद्दा यही रहता चुनाव में। राजनीति में आने का कारण क्या था? ऐसी कौन सी घटना थी जिसके कारण आप राजनीति में आए थे? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ राजनीतिक में आने का कारण, जब कभी भी मैं चूंकि अम्बेडकरवादी रहा हूँ जी, और बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति की एक ऐसा कहने का मतलब वो चाबी है जिसके द्वारा सारे दरवाजे के ताले खोले जा सकते हैं जी। तो उसी समय इस बातों को मैं चुनौती में लिया था जी। एक चीज़ मैं और पढ़ा था बाबा साहब की किताब से जी। यदि आप चाहते हो कि इस देश में गरीबों को उनका जो अधिकार है, जो हक है, गरीब का मतलब ये नहीं केवल दलित से, सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय में गरीब हैं, यदि उनको हक मिल जाए तो तुम्हें शासन को अपने हाथों में लेना होगा जी। तभी जाकर के
लोगों को न्याय मिलेगा। तो इन सारे चीज़ों को मैंने उसी समय जब मैं पढ़ रहा था उसी समय मैं चुनौती लिया था। और मेरे पिताजी कभी कहे थे, जब कभी भी मेरे पिताजी कांधा पर लेकर के और बाबू जगजीवन राम जी का भाषण सुनने जाते थे, मेरी माता जी मुझे लेके जाती थी, तो मेरे पिताजी एक बार कहे थे, मुझे आज भी याद है कि बेटा बनना तो कभी जगजीवन राम बनना। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपको मालूम है मैं कभी कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ा। मैं अपने जीवन में, मैं ज़रूर गरीब बाप का बेटा हूँ, मैं ज़रूर गरीब था, लेकिन एक बड़ी चुनौती लिया था कि मैं जब भी चुनाव लड़ूंगा तो मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा और दूसरा कोई चुनाव नहीं लड़े। और मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा जीवन में। नहीं, आप 2000 मैं लड़ाया अपने परिवार से। खुद मैं कह रहा हूँ कि अपने भावों को मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन बनाया जी। चेयरमैन बड़ी पद होती है। अपने बड़े भाई साहब को मैं ब्लॉक प्रमुख बनाया। कहने का मतलब हम सब लोग मिल के बनाए। और मैं चुनौती लिया था कि जब भी मैं बनूंगा, पार्लियामेंट मेंबर बनूंगा, मैं सांसद बनूंगा, उसके अलावा मैं और कोई विजन नहीं देखा। आई हैव विजन एंड आई वाज वर्किंग टुवर्ड दैट। एक और था जब 2024 का लोकसभा चुनाव था, उसके अंदर सबसे बड़े बात थी आरक्षण पर। यदि 400 सीट आ जाएंगी पूरे देश में, यही था कि आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अगर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, भारत देश में दलितों को, गरीबों को क्या मिला? आरक्षण के अलावा क्या मिला जी? और क्या दिया, क्या मिला हमें आप देखते हैं समय क्या मिला? आरक्षण ही तो एक है जो कि बाबा साहब ने हमें दिया। उसके अलावा मिला क्या है? मजदूरी हम करते हैं, खेत और किसी का है। खेत में जो धान पैदा करते हैं सब तो हम ही करते हैं, पैदा करते हैं, लेकिन खेत किसी और का होता है, धान भी किसी और का होता है। ये बड़ा बड़ा महल बनाते हैं हम ही, लेकिन महल में तो रहता है कोई और जी। तो कहने का मतलब इस भारत देश में यदि कुछ मिला तो हमें आरक्षण मिला, जिसको देख करके हम जी रहे हैं। अगर आरक्षण भी नहीं रहे तो मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन, हम सबों का जीवन जो दलित बैकवर्ड है वो उसी दिन खत्म हो जाएगा। एक और चीज़ है सर, हर वर्ष शराब की वजह से लोगों की मृत्यु होती है। इसके पीछे या तो शराबबंदी को रोक दिया जाए, इस पे आपका क्या कहना है? जैसे मतलब सही शराब नहीं आ पाती है, कुछ स्प्रेड ज़्यादा, कुछ तो इसके। देखिए, जब शराबबंदी हुआ था बिहार में तो खास तौर पर गरीबों में, हमारे जैसे जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, हम लोगों ने लगा था कि यार नीतीश कुमार जी हम लोग के लिए भगवान बन के आ गए। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, नशा जो है ना एक बहुत बड़ा बैरियर था जी। बैरियर था हम लोग को आगे बढ़ने में, खासतौर पर शिक्षित होने में। हमारे पिताजी, हमारे चाचा, हमारे घर के परिवार के लोग दिन भर काम करते थे, 200-300 रुपया कमाते थे और 150 रुपये का दारू पी जाते थे। तो लगा कि ये जो शराबबंदी बिहार में आया है वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा लाभदायक होगा आगे बढ़ने में, हमारा जो दशा था उस दशा से निकलने में। लेकिन हुआ क्या? आज का मैं न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, 20 से 30 लोग मर गए गलत शराब पीने से। वो छोड़ दीजिए, मैं देखा, मैं जिस कंस्टिट्यूएंसी से आता हूँ, जिस पार्लियामेंट से मैं आता हूँ, जिस जिला से मैं आता हूँ, उसी कंस्टिट्यूएंसी में मैं देखा कि दारू थाना में ये दलालों का अड्डा बन गया था ना, जिसमें मैं देखा कि कहने का मतलब वो प्रभारी, थाना प्रभारी और पुलिस लोग दारू पी रहे हैं, जिनको नीतीश जी ने सौंपा कि आप इसको पूर्ण बंदी है, शराब बंदी है पूर्ण रूप से बिहार सरकार में, और आप इसको सफल बनाओ। तो मैं देखा कि ये जो शराब बंदी करने के लिए जो जिम्मेवारी जिनको दी है वही दारू पी रहे हैं। कहाँ से सफल होगा? इससे तो अच्छा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करें और फिर से पुनः शुरू कर दें। कम से कम गलत शराब तो नहीं पिएंगे लोग ना। और गलत शराब से जो ये मृत्यु हो रही है, ये पहला मृत्यु नहीं था, ये पहला घटना नहीं था, पिछला साल भी हुआ था, उससे भी हर साल होता है, हर साल दर्जनों लोग मरते हैं। आपके चैनल के माध्यम से अगर चूँकि हो सके कहीं ना कहीं उसके परिवार भी हमारे वर्ड को सुन रहे हैं, मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। और मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के प्रति मैं ईश्वर से भी विनती करता हूँ कि जो परिवार के लोग मरे हैं उस परिवार को ईश्वर ताकत दे ताकि इस दुख को सहन कर सके। और अभी भी मैं सुन रहा हूँ कि कुछ लोगों को आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हैं, तो वो जाएँ और ईश्वर उनको भी ठीक करे ताकि वो घर वापस लौटें। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, गरीब परिवार में ये 2-4-10 लोग रहते हैं, उसका जब मुखिया मर जाता है ना तो उसी दिन उसके साथ उसका वाइफ भी मर जाती है, उसका बच्चे भी मर जाते हैं। तो ये सब घटना होते हैं। और कहने का मतलब देखिए, ऑलरेडी जिस दिन शराबबंदी हुआ मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों में
एक टीम बना करके, एक टीम गठित करके सभी को कहने का मतलब टाइट किया, लेकिन होता कुछ नहीं। ये जो प्रशासन के लोग हैं ना, ये कहीं ना कहीं मिली भगत हैं, ये सब माफियाओं के साथ मिल गए हैं जी सर। और ये जो दारू है ना, इस पार से उस पार, उस पार से उस पार हो रहा है और गलत दारू के चलते ये सब लोग मर रहे हैं। सर ये इसका क्या कठोर कदम क्या हटाया जाए आपके हिसाब से? आप भी एक नहीं, 2025 आप देखते रहिए ना, जनता का मांग है, इंडिया गठबंधन का हाँ, सरकार बनेगा और सब चीज़ ठीक हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो बाढ़ का समस्या हो, शराब का समस्या हो, इन सारे चीज़ों के ऊपर में आप देखिए, अगर आप देखिएगा कुछ देश को, मैं देख रहा था एक दिन पत्रिका में पढ़ रहा था, कुछ देश ने समुद्र के मुख को मोड़ दिया। चाइना को भी मैं देख रहा था, समुद्र को रुख को मोड़ दिया और पानी को रोक दिया। आज भी मिलियंस लोग बिहार में बाढ़ से प्रभावित हैं और भोजन के लिए लाला पड़ा है, खाने के लिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नेता लोग जा करके पैसे बांट रहे हैं, दवा दे रहे हैं, उनको भी धन्यवाद, खाना दे रहे हैं, होना चाहिए, लेकिन निवारण उसका ये नहीं है। हर साल मुझे मालूम है वहाँ के लोग भी डरे रहते हैं कि अब बरसात शुरू हो गई, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, कब बाढ़ आ जाएगा कोई ठिकाना नहीं, ये निवारण नहीं। मैं ये भी देखा, मैं इस बार सदन में था, हर साल बजट आता है, मालूम नहीं बजट कहाँ चला जाता है, क्या होता है बजट को लेकर के पता ही नहीं चलता। सर एक और चीज़ है, बाढ़ के ऊपर हर साल बाढ़ आता है, हर साल एक और चीज़ है, अपोजिशन के लोग बाढ़ में बाहर निकले थे, पर जो सरकार में वो लोग नहीं निकले। इसके पीछे कारण क्या है? या तो मिली भगत है, बाढ़ के लोगों को मारना चाह रही है सरकार? नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि सरकार लोगों को मारना चाहिए, क्योंकि सरकार के लोग भी उसमें रहते हैं। अच्छा। सरकार अपने लोग नहीं, ये सब देखिए गलत इल्जाम किसी के ऊपर मैं नहीं लगा सकता। हम ये कह रहे हैं जो ठोस कदम उठाना चाहिए बाढ़ को रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए जो ठोस कदम उठाना चाहिए, पैसा तो है, बजट तो जा रहा है, वो अभी तक नहीं। कहाँ जा रहा है सर पैसा? अभी यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये सरकार, ये जो सवाल है ना, सरकार को जवाब देना चाहिए। हर साल बजट जा रहा है, इस बार भी बजट गया, लेकिन बजट जाता क्या है, क्या होता है, पता ही नहीं चलता है। एक चीज मैं और आपको अवगत कराना चाहता हूँ, एक अच्छी बात है कि बेरोजगारी जो है ना चरम सीमा पर है। अगर आप मेरे पार्लियामेंट में आइएगा तो हजारों बच्चे प्रत्येक दिन, बहुत सारे ट्रेन आती हैं, कुछ ट्रेन हैं, महाबोधि ट्रेन है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है जो पुरी से चल के आती है, बहुत सारे ट्रेन आते हैं, दिल्ली आते हैं, और लुधियाना, धनबाद लुधियाना है जो सूरत लुधियाना को जाता है, बम्बे मेल जो बम्बे महाराष्ट्र को जाता है। अगर आप आइएगा मेरे पार्लियामेंट में देखिएगा तो जानवर जैसे बच्चे चढ़ करके ट्रेन में जाते हैं, प्रत्येक दिन हजारों लोग जाते हैं। आप समझिए, जिसमें पैर रखने का जगह नहीं होता है उसमें लोग जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, कभी कभी ये भी होता है कि लोग फैक्ट्री में मर जाते हैं। सर मोदी जी ने तो बुलेट ट्रेन चला दी है और जनरल के डिब्बों को कम कर दिया है। बुलेट ट्रेन चला दिए, उसका भाड़ा इतना है कि गरीबों से वो कभी नहीं होगा। नहीं सर, जनरल के डिब्बों को आए दिन कम करते हैं। आपने भी देखा डिब्बे कम हो गए, पहले ज्यादा होते थे। जब अब यूपी की सरकार, डिब्बे कम हो गए तो लोग कैसे जाएं? फिर वो एक के ऊपर तो चढ़े नहीं। ये देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, रेल मिनिस्टर साहब से मेरा अपील होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे क्षेत्रों को सिलेक्ट करके, आज भी जाइए ना साउथ में जाने के लिए जो ट्रेन है वो खाली जाता है, गोवा हुआ जो ट्रेन जाती है सब खाली जाता है, हिमाचल प्रदेश जो ट्रेन सब खाली जाता है, एकदम खाली जाता है। लेकिन वही बिहार का ट्रेन में प्लेटफार्म पर देखिए जहाँ से बिहार की ट्रेन जाती है, अच्छा। आज भी जाइए आप देख लीजिए, हजारों लोग रोज जाते हैं और जानवर जैसा लद के जाते हैं। ट्रेन जनरल बोगी बढ़नी चाहिए, अच्छा, और ट्रेन नया खोलना चाहिए, स्पेशल ट्रेन। आपने सरकार मंत्री जी को कुछ दिया है? मैं बोला था, मैं जब सदन में था तो मैं इस बातों को माननीय मंत्री जी से भी बोला था कि हमारी दशा जो है बड़ी खराब है, हमारे पार्लियामेंट का खासतौर पर। वहाँ से हजारों बच्चे बेरोजगार रोज आते हैं। आप कम से कम कुछ और ट्रेन, एक ट्रेन था आदरणीय माननीय बहन मीरा कुमार जी ने गरीब रथ चलाया था, सासाराम से दिल्ली आता था, उस ट्रेन को भी लोगों ने गया लेके चला गया, स्पेशल हमारे पार्लियामेंट से चलता था। तो ऐसा ट्रेन कुछ होना चाहिए जहाँ से व्यवस्था होना चाहिए, जहाँ की यहाँ आए और लोगों को सुविधा हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि नहीं, आप किसानों का हालत देख लीजिए। मेरा जो एरिया धान का कटोरा कहा जाता है, ना एक बियर हाउस है, ना स्टोर रूम है, कुछ भी नहीं है वहाँ। सर एक और चीज़ है, आप जहाँ से लोकसभा चुनाव जीत गए हैं, आपके ऊपर लोगों की बहुत उम्मीद है, ये आपको भी पता होगा। क्या आप उनकी उम्मीदों में खरा उतर पाएंगे? देखिए, मैं संकल्प लिया हूँ जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि एक चीज मैं और आपको बताया, मैं संघर्ष करके यहाँ तक आया। नो डाउट। मेरे बाप दादा परदादा कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, बड़ा बैनर मेरे पीछे नहीं था। मैं संकल्पित हूँ, मैं वचन दिया हूँ सासाराम पार्लियामेंट के जनता को, इवन बिहार के जितने भी गरीब दलित बैकवर्ड पिछड़े जो लोग हैं, सभी लोगों को मैं वादा किया हूँ। आपके मीडिया के माध्यम से भी मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जब तक मैं रहूँगा इन लोगों के ऊपर मैं काम करता रहूँगा, इनकी आवाज़ बना रहूँगा। हो सकता है कि आज हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाए, हो सकता है कल नहीं सुनी जाए, हो सकता है
12, 15, 20 बार नहीं सुनी जाए, लेकिन कंटिन्यू मैं इनका आवाज़ बना रहूँगा जब तक न्याय नहीं इनको मिल जाए हर मामला पर, हर मुद्दा पर, तब तक इनकी लड़ाई में लड़ता सर आप देश के, हमारे जो लास्ट सवाल रहेगा कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे देश की जनता को? देश के सभी लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहूँगा जी कि धर्म, जाति और संप्रदाय में आपको नहीं बहना चाहिए जी। भारत देश जो है ना, एक ऐसा देश है, एक ऐसा लोकतंत्र का देश है जिसमें कहने का मतलब भारत देश जो गाँव का देश है और गाँव में हमारी आत्मा बसती है। और गाँव में जब जाइएगा ना, मैं देखा था जिस जगह से मैं आता हूँ उसी गांव में मुस्लिम होते हैं, उसी गांव में हिंदू होते हैं, सिख होते हैं, जैन होते हैं। कभी कभी मैं देख रहा था कि होली में हम लोग को अभी भी याद है कि होली में हम लोग के घर में पुआ पूड़ी बनता था, तो मीठा खाते खाते हम लोग थक जाते थे। और मुस्लिम भाइयों को घर में दाल चावल सब्जी बनता था, तो हम लोग मांग लेते थे कि चाचा आप बहुत मिठाई खा लिए, वो हमारे पुआ ले जाके खाते थे, पूड़ी खाते थे, हम उनके चावल दाल को खाते थे। तो आज हमारे आदरणीय माननीय, मैं ही नहीं देश के जनता को, हमारे नेता आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी ने भी अपील किया है कि नफरत से नफरत को नहीं मिटाया जा सकते। यदि नफरत को मिटाना है तो प्रेम मोहब्बत का दुकान खोलना होगा। सर एक और चीज़, आपने अभी नफरत की बात करी, अभी 2-4 दिन पहले आपके सवाल से जवाब, बहराइच में जो घटना घटी है, कितनी, इस पे क्या कहना है? मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ कि वही प्रेम, वही भाव। देखिए धर्म जाति के ऊपर हमारी लड़ाई, खासतौर पर मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का मैं सांसद हूँ, हमारी लड़ाई किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय से नहीं। हमारी लड़ाई उन सभी लोगों से थी, है और रहेगी जो लोग गलत करते हैं, जो लोग हमें कमज़ोर समझ के हमारे आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, जो लोग हमें कमज़ोर समझ करके हमारी माँ बहन बेटियों का इज्जत लूटना चाहते हैं, जो लोग हमें कमज़ोर समझ करके ये चाहते हैं कि इसको कुचल दिया जाए, तो उनके साथ मेरी लड़ाई थी, है और हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। इस लड़ाई को कभी बंद, आपने बहराइच का जो बात कहा, मैंने भी देखा मीडिया में, वो झंडा को निकालना, झंडा को लगाना, भगवा रंग एक माँ का बेटा चला गया, पर लोगों की राजनीति खत्म ना। मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ राजनीतिक नहीं होना चाहिए। जी जी। ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठ करके हमें मानवता का संदेश देना चाहिए, क्योंकि ये जो देश है ना, लोकतंत्र का देश है और यहाँ बड़ी विचित्र देश है भाई। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, अनेक भाषा, अनेक धर्म, अनेक जाति को एक जगह ला करके खड़ा किया, एक संविधान दिया। उस संविधान में आप देखिएगा तो आदमी को छोड़ दीजिए, जानवरों को भी जीने के लिए भारत देश में जगह दिया और वो भी जी सकता है। आप सांप को नहीं मार सकते, आप बाघ को नहीं मार सकते, उसको भी ले जाके जंगल में छोड़। तो बाबा साहब ने ऐसा बेस्ट कानून दिया कि सभी को जीने का अधिकार दिया। तो मैं आपका चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा देशवासियों को और जो लोग भी मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं कि आप कहने का मतलब नफरत से कभी नफरत को नहीं मिटा सकते। नफरत को यदि मिटाना है, अपने देश को आगे लेके जाना है, गांव को आगे लेके जाना है, राज्य को आगे लेके जाना है, तो नफरत को भूलना होगा, नफरत को मिटाना होगा और प्रेम बांटना होगा, भाईचारा लाना होगा। तब जा कर के हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम विकसित जो देश का श्रेणी है उसमें आएंगे। धन्यवाद। आपकी आवाज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत ये थे मनोज कुमार, सांसद हैं सासाराम से, बिहार से, कांग्रेस से। धन्यवाद, नमस्कार।